आमरण अनशन 18वां दिन, कमरा नंबर 19। ये बीएचयू है, फिर बता रहा हूँ। कोई जूस साफ पी न सके किसी का जिस्म गार कर, इसलिए हम लड़ रहे हैं अपनी सेहत मार कर। और डॉक्टर साहब की सेहत सच में अब ठीक नहीं है। आज 18वां दिन है। परेशान मुझे नहीं मरीजों को कर रहे हैं, जान मेरी नहीं मरीजों की ले रहे हैं। आप गुंडे हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं या एक डॉक्टर हैं? पहले तो बिना लेन देन का काम तो होता नहीं है, क्यों कोई मेहरबान होगा? तो बताए, अपराधी तो पहले ब्लड बैंक के ब्लड चोरी में पकड़े गए हैं और वही चिकित्सा अधीक्षक है। और सबसे दुख की बात है कि ये सब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी हो। हजारों जानें चली गई, इसको सामूहिक नरसंहार कह सकते हैं। ये आज के दिन की ओपीडी चल रही है। हमारे सामने डॉक्टर ओम शंकर जी लेटे हुए हैं और लेट के मरीजों को देख रहे हैं। ओपीडी सामान्य दिनों में अगर आप देखते होंगे, ओपीडी जब भी जाएंगे किसी डॉक्टर को दिखाने जाइए तो एक टेबल, शानदार एसी, या नहीं शानदार एसी तो टेबल और दो चार लोग इकट्ठा होकर डॉक्टर साहब को लेके पर्ची वर्ची खड़े रहते हैं और बहुत बैठ के स्ट्रिक्टली देखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब खुद आज लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं? क्योंकि 18वां दिन है आमरण अनशन का। ये जगह है बीएचयू, एक ऐसा चिकित्सा संस्थान जो भारत के अच्छे संस्थानों में गिना जाता है और ये बनारस में है। प्रधानमंत्री की संसदीय सीट है। यहाँ डॉक्टर ओम शंकर लोगों की दिलों की धड़कनों का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त खुद अपनी धड़कनों को संभाल कर लेटे हुए मरीजों से मिल रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या समस्या है। वैसे जो थोड़ा बहुत है आप ये पीछे देख सकते हैं। जो हृदय रोग विभाग को फ्लोर मिला, जो बेड मिले वो अब तक अलॉट नहीं किए गए, सिर्फ आधा ही उन्हें मिला, आधे का भी आधा मिला। एक पूरा फ्लोर गायब है और एक फ्लोर का आधा हिस्सा। ये कह रहे हैं कि हमारे मरीजों को इलाज कराने के लिए हमारे पूरे अधिकार हमें दे दिए जाएं, जिससे उन्हें बाहर इलाज ना कराना पड़े। सर, ये आप लेट के ओपीडी चला रहे हैं, 18वां दिन है, क्या प्रशासन ने कुछ कहा आपसे? नहीं, प्रशासन ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने ड्यूटी से एब्सेंट हूँ। मैं बैठा हूँ अपने चैम्बर में, जैसा आप देख रहे हैं। अब अभी आपके सामने ऑफिस वर्क भी मैंने किया, ऑफिस भी कोई मेरा फाइल पेंडिंग नहीं है। और 8 घंटे के बदले 24 घंटा कर रहा हूँ, 6 दिन के बदला 7 दिन कर रहा हूँ और जो बीच में हॉलीडेज आ रहे हैं उसमें भी कर रहा हूँ। और उनका आरोप है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो ये तो पहला सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को, जिन्होंने कि इस बेचारे गरीबों के लिए, जो लाचार, मजबूर, बीमार अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, जिनको यहाँ बेड रहते हुए बेड नहीं मिला। देखिए, बेड नहीं रहना और फिर नहीं मिलना एक दूसरी बात है, और बेड रहना और उस पर ताला लगा के रखना क्योंकि हमारा ईगो और अहंकार उससे सेटिस्फाइड हो, ये जघन्य अपराध है। और वैसे व्यक्ति को जो पहले से ही ब्लड चोरी करके बेचने के अपराधी हो, जिनको जेल में जाना चाहिए, जिनको नौकरी से ख़त्म कर, बर्खास्त कर बाहर किया जाना चाहिए, वैसा आदमी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल सुपरेंट बनकर आज भी तैनात है। कोई भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अधिकारी, चाहे वो वाइस चांसलर साहब हो, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, काउंसिल हो, या डीन साहब हो या हेड हो, उसका मैक्सिमम कार्यकाल 3 सालों का होता है। ये अपराधी व्यक्ति डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी, जो कि मेडिकल सुपरेंट है, एक तो इनको जेल में होना चाहिए, इसको मेडिकल सुपरेंट बनना ही नहीं चाहिए, बाहर नौकरी में से ख़त्म होना चाहिए इनकी। फिर भी 2021 के 6 मई को इनको बनाया गया था मेडिकल सुपरेंट, जो 5 मई 2024 को अपना 3 साल का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल को भी खत्म मतलब कर चुके हैं, अपना पूरा कर चुके हैं। और उसके बाद भी आज आप देखिए, आज तारीख 28 है, यानी कि 23 दिन बाद भी मेडिकल सुपरेंट बने हुए हैं और वो अपने सुपीरियर के आदेश को नहीं मान रहे। सुपीरियर मतलब जो इंस्टीट्यूट के सबसे सर्वे सर्वा होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर यानी निदेशक और डीन साहब के आदेशों का भी कोई फॉलो नहीं करते उसको।
परेशान मुझे नहीं मरीजों को कर रहे हैं, जान मेरी नहीं मरीजों को ले रहे हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर मानवता है, क्योंकि वो मरीज़ बेचारे हमसे दिल से जुड़े होते हैं, जो भी आदमी आते हैं मुझसे मांगने आते हैं कि डॉक्टर साहब बेड चाहिए। तो अगर मेरे अंदर मानवता है, क्योंकि जो कि हर डॉक्टर के अंदर होना चाहिए, जो कि उस अपराधी के अंदर भी होना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे के माँ पिताजी के लिए उनके अंदर ये दर्द ना हो, अपने बच्चे अगर बीमार होकर आएंगे, कोई उनके बच्चे को इस तरह खाली रहते हुए अगर बेड ना दें, उनके पिताजी को अगर बेड ना दे खाली रहते हुए और उस पर ताला लगा कर रखे, तो उनके प्रति उनकी क्या भावना होगी। उनसे पूछा जाना चाहिए सवाल कि आप गुंडे हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं या एक डॉक्टर हैं पहले, और आपका काम जो है मरीजों को सेवा देना है या सेवा रोकना है। तो एक अपराधी को चिकित्सा अधीक्षक बनना ही नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल ही कोई अपराधी को जेल होना चाहिए, नौकरी से हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने वहीं एक अपराध नहीं किए, नर्सिंग मतलब इमरजेंसी इंचार्ज बनाए गए, तो वहाँ अनियमितता के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिए। जब थप्पड़ मारे तो फिर बड़ा प्रमोशन हुआ उनका। उसके बाद कोविड आ गया था, कोविड के नोडल ऑफिसर बना दिया गया उनको, कोविड का नोडल ऑफिसर बना दिया गया, यानी बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोविड में अनकाउंटेड मनी आ रहे थे कि भाई दवाएं हैं, रेमडेसिविर है या ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, वो किसको लगा किसको नहीं लगा, आप जिसको चाहें जिसके मन उसमें आप खर्च करवा के पैसों का लेन इधर उधर के, उसमें खूब अनियमितताएँ करी इन्होंने। वेंटिलेटर है, बहुत सारी चीज़ें आई उसमें खरीद में, करोड़ों का धांधली वहाँ भी चला। और लेकिन इस चक्कर में माल चिकाना बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ कि मरीज की सेवा हो नहीं पाई और मरीज मरने लगे। तो मरीज जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से कूदने लगे बेड, इस समझिए ये यहाँ पर। बीच में मरीज जी हाँ, बेड से कूद रहे थे। बेड से कूद गए थे। अच्छा। 2 पेशेंट कूद गए, बवाल मच गया, मीडिया में आ गए। साहब ने बहुत बड़ा काम किया था, तो प्रमोशन तो बनता ही था। उसके बाद उनको लगा कि अब इनको बड़ी और सबसे बड़ी वाली जिम्मेदारी, उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट फिर बना दिया गया। अब आप पूरे अस्पताल के बेड से कूदवाइए लोगों को। और अभी मैं काफ़ी टाइम से ये मुद्दा उठा रहे हूँ, मुझे लगता है वाइस चांसलर बनने वाले हैं आप। भाई अगर आप थप्पड़ मारते हैं तो आप इंचार्ज बना जाते बड़े वाले, कि कोविड इंचार्ज नोडल ऑफिसर बनिए। वहाँ पर रेगुलरिटी करते हैं, मरीज कूदने लगता है तो आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं। तो इसके बाद अब तो उनके लिए वही बचाएगा। बहुत यहाँ भी बहुत ज़्यादा खूब उन्होंने जम के लूटा है। पहले तो यहाँ कम दाम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ की जांच घर उपलब्ध करा रहे थे, तो उसको एक अपने निजी दोस्त के हाथों में बेच दिया है। अच्छा जी। और वो कंपनी का नाम है पीओसिटी, और पीओसिटी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पहले कई स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। और दूसरी बात कि ये कंपनी जो है घटिया जांच और ज़्यादा पैसों में कर रही है। यानी कि अक्सर लोग किडनी जिसका नॉर्मल रहता है, सबको पेशेंट को किडनी ख़राब करके दे देता है, और वो बेचारा फिर दूसरी बार जांच कराता है, फिर शोषण का शिकार। वैसे विटामिन डी जांच कराइए, सबका कमी आता है। तो इन पे इतना प्रशासन क्यों मेहरबान है कि सभी अपने मन की कर रहे बिना लेन देन का काम तो होता नहीं है, क्यों कोई मेहरबान होगा? तो बताए, अपराधी तो पहले ब्लड बैंक के ब्लड चोरी में पकड़े गए हैं, और वही चिकित्सा अधीक्षक हैं, और वही 3 साल से लगातार बने हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन ही ऐसे ही काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन कैसे समर्थन करेगा जब तक कोई एक आदमी अपराधी है, हाँ। और जिसके बारे में बार बार एविडेंस के साथ मैं लिख रहा हूँ कि ये व्यक्ति अपराधी है, इसको पद से हटाया जाना। पिछले 2.5 सालों से लिख रहा हूँ, एक दिन से नहीं, 50 लेटर लिखा हूँ, और यहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटी को लिखा हूँ, यानी कुलपति को लिखा हूँ, रजिस्ट्रार, सारे जिम्मेदार अधिकारी को लिखा हूँ, डायरेक्टर को लिखा हूँ, सबको लिखा। लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी, यानी कि 5 मई 2024 को इनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो रेगुलर अपॉइंटी होते हैं, वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो यहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो भी 3 साल के लिए होता है। डीन साहब, उनका भी मैक्सिमम अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मेरा भी मैक्सिमम अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए। लेकिन जिसका टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि टेम्पोरी अपॉइंटमेंट हुआ, वो आदमी 3 साल के बियॉन्ड भी बना हुआ है। तो उसमें कुछ तो होगा मधु, क्योंकि इतने सारे ऐसे कुकर्म के बाद भी प्रमोशन अगर वो पा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ हनी होगा उनके पास जिसको दूसरा भी खाकर
वो मिठाई को का एहसास हो रहा होगा उनको। बीएचयू पे करोड़ों लोग, इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के भी, और मुझे लगता है बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा बीएचयू पे डिपेंड करता है। यहाँ आते हैं लोग, और इतने लोगों का जो स्वास्थ्य लेने का जो जरिया है, स्वास्थ्य सुविधाएं लेने का जो जरिया है, वहाँ इतनी बड़ी धांधली चल रही है। आप कह रहे हैं पूरा प्रशासन मिला हुआ है। अगर पूरा प्रशासन नहीं मिला होता तो मेरे जो लिखने पढ़ने पे कोई तो कार्रवाई हुई होती। एक लेटर तो लिखा नहीं, 50 लेटर लिखे मैंने, 50 लेटर लिखे। और कार्रवाई क्या, और भी ये तो नीचे की बताई, ऊपर क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ। जो वाइस चांसलर साहब है वो तो कानून को ही नहीं मानते देश के, ना तो बीएचयू के कानून ना देश के कानून को मानते हो। बीएचयू का कानून क्या है कि इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सबसे पहला काम आपको उसका गठन करना है। आज उनका कार्यकाल खत्म होने के कगार पे हैं, 2.5 साल तक लगभग उनका कार्यकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने आज तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं गठित की। क्यों नहीं गठित की? ताकि मनमानी से जैसा मन हो वैसा विश्वविद्यालय चलाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? ये घोड़े के लगाम जैसा है। विश्वविद्यालय में कुलपति जी के ऊपर एग्जीक्यूटिव काउंसिल घोड़े की तरह लगाम लगाता है, तो इसलिए सबसे पहले घोड़ा ने घास खाने के लिए लगाम को खा लिया। तो अभी वो काउंसिल का गठन ही नहीं करेंगे तो फिर तो चयन कैसे होगा? यही बने रहेंगे? ये खुद ही सब कुछ बन गए हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आदमी होता है ना सबसे बड़ा, जो जिसको मन आपको मन जैसे जब मनवा हटा दिया, जब मनवा जिसको ले लिया, वैसे ही चल रहा है यहाँ कि अपने 35 से 40 एडवाइज़र नियुक्त कर दिए। भाई साहब यहाँ ऐसे फ्री के एडवाइज़र बहुत मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे डॉक्टर है, हमारे जैसे भी एडवाइज़र है, बुरा अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे जो फ्री का एडवाइज़र है उसी का एडवाइस ले लेते कुछ, हमारे तो एडवाइजर भी नहीं ले रहे। और आपको बाहर का एडवाइज़र चाहिए, भाई क्या एडवाइज़र चाहिए आपको, क्या एडवाइस चाहिए? ऐसे तो हमारे बहुतों टीचर है, हज़ारों टीचर है, किसी से ले लीजिए, उसको पैसा दे के बाहर से आप क्यों एडवाइज़र लगा रहे हैं? और ये पैसों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं उसको? और सैलरी का निर्धारित भी खुद करते हैं। यहाँ ऐसे पदों पर अपॉइंटमेंट करें जो पद ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बीएचयू एक्ट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वैसा कोई पद नहीं होता। एकेडमिक एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट, जो मनवा वो बनाकर अपने लोगों के बीच में पैसे बांट रहे हैं। और बीएचयू को के लिए आईओई ग्रांट का खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाकर दुरुपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से डॉक्टरों की तुलना करते हैं लोग। क्या बीएचयू अगर इस तरीके की धांधली कर रहा है तो लोग कहाँ जाएंगे? और मुझे नहीं लगता कि पीजीआई और बीएचयू छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में और कोई सरकारी संस्थान है जहाँ लोगों को भरोसा हो। या अगर कोई डॉक्टर ओमशंकर के पास आता है तो इस उम्मीद में आता है कि बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनके पास जाएंगे, जैसे जो लोग आपके पास आ रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जिनके पास पैसा है या नहीं भी है, लेकिन जो बेस्ट डॉक्टर्स है वो आदमी कहाँ खोजता है? पीजीयू, बीएचयू। आपका आरोप ये है कि पीजीआई और बीएचयू के प्रशासन की इतनी गड़बड़ चल रही है कि आप वहाँ भरोसा मत करिए। फिर कैसे चलेगा लोगों का काम? कहाँ जाएंगे लोग? नहीं, पीजीआई के बारे में तो मुझे नहीं पता। मैं बीएचयू के बारे मैं सिर्फ बीएचयू के बारे में कह रहा हूँ, और न सिर्फ डॉक्टर के बारे में कह रहा हूँ, बल्कि इसके कुलपति महोदय जी के बारे में भी कह रहा हूँ कि ये साठगांठ से चल रहा है पूरा सिस्टम। और अगर ये सिस्टम साठगांठ से नहीं चलता और सब अच्छे तरह से भला चंगा चलता, मरीज के बेड जो हृदय विभाग को दिए गए हैं यहाँ के डायरेक्टर और दीन साहब द्वारा, जिनके आदेश को मानने के लिए वो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक साफ इनकार कर दिया, जो उनके जूनियर अधिकारी हैं, न सिर्फ साफ इनकार करके उनको ठेंगा दिखाया, बल्कि जिनको मतलब वो अब मेरे बेड किसी और को उन्होंने दे दिए, जिन बेड डिस्ट्रीब्यूशन का उनके पास अधिकार ही नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी भ्रष्टाचारी अपराधी व्यक्ति है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ये लगातार 18 दिन नहीं, मैं सालों से नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया और आपकी तरह मीडिया को मैं बताते आ रहा हूँ, नेशनल चीज़ों को, ऐसा कोई छुपाई बात नहीं करता मैं। और आप कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना गंभीर नहीं होता कैसे चलेगा और जनता का क्या होगा? तो अगर ये मामला गंभीर नहीं होता तो मेरे जैसा एक सीरियस व्यक्ति, जो एक हृदय रोग विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो क्यों आमरण अनशन करता अगर ये मामला इतना गंभीर नहीं होता तो? और सबसे दुख की बात है कि ये सब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी हो रहा है, क्योंकि अब पहले भले हो या ना हो, जब से मैं 18 दिन से बैठा हूँ तो मीडिया में तो ये छप ही रहा है और सब सच बाहर आ रहा है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से, हर एक आम इंसान से, हर एक मरीज से जुड़ा हुआ इस देश का है। और जो बेड मैं कह रहा हूँ देना है, उस पर डॉक्टर ओम शंकर नहीं सोएंगे, उस पर यहाँ आसपास के
प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के ही लोग आएंगे और उन्हीं के देश के लोग के आएंगे, संसदीय क्षेत्र के भी आएंगे और जिस देश के, इस देश भारत के जो प्रधानमंत्री है, इसी देश के कोई न कोई नागरिक भर्ती होंगे। ना सिर्फ उनके संसदीय क्षेत्र बल्कि आसपास के स्टेट के भी आते, तो पूरे देश का भी मसला है ये सिंपल बेड का मसला नहीं है। इंसानियत और मानवता के लिए लोगों को जबरन मौत के मुंह में ढकलने का मसला है। इसकी वजह से जब से इन्होंने हृदय विभाग के 41 बेड को लॉक करके रखा है, 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला है, हज़ारों जानें चली गई। इसको सामूहिक नरसंहार कह सकते हैं, जिसकी की जड़ है डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता, एक अपराधी, खून बेचने वाला चिकित्सा अधीक्षक। 35,000 लोगों को बेड नहीं मिला। 41 बेड लगातार 2.5 सालों से खाली चल रहे हैं। आप जोड़िए रोज के हिसाब से कितने दिन हुए, इतने दिन में 2 साल के कितने दिन होते हैं, और 41 को मल्टीप्लाई करिए उससे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर कितने हैं। रोज 41 मरीज, 41 किसी अस्पताल का पूरा महीने कम से कम 1200 मरीज आप एक महीने में मिस कर रहे हैं। 30 एक महीने का मैं कह रहा हूँ, एक महीने में तकरीबन 1200-1300 हाँ, है ना। और ये 36 और प्लस 4 40 महीने हो गए। 40 महीने हो गए जी। तो 40,000 आपको, मैं तो 35,000 से ज़्यादा कह रहा हूँ। 1,000 के भी मान ले तो क्या ये बात का अंदाजा प्रशासन को होगा? जरूर होगा। आप पहले से लिख रहे हैं, अभी भी 18 दिन में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, मैं अमरा नशर पे आज भी बैठा हूँ, कोई शौक से तो नहीं बैठा हूँ। कब तक बैठे रहेंगे? देखते हैं जब कब तक लड़ सकता हूँ मैं। ये तो 2 ही चीज़ होगी, या तो जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो खुद अपने लिए आके लड़ लें, तो मेरी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यानी उन जो मरीजों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, समाज खुद उठकर खड़ा हो जाए और अपने अधिकार मांगने लगे। तो शायद ऐसा है नहीं कि अभी तो और भी चुनाव है, कोई भी जो है प्रधानमंत्री भी एक कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे सवाल पूछने लगे, भाई ये क्या चलेगा, आप मुझसे वोट मांग रहे हो और हमारे लोग अस्पताल में बेड खाली रहते हुए आपको बदनाम करने वाले 2 BHU के अधिकारी जो आपको हरवाना चाहते हैं, आप उसकी विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर। आप जो है आपको हरवाने के लिए 2 यहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं, आप उन्हीं की चिंता नहीं कर रहे हो, वो आपको बदनाम कर रहे हैं चारों तरफ। 2 अधिकारी यानी वाइस चांसलर और एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक प्रधानमंत्री जी को हरवाने की चेष्टा में लगे हैं और प्रधानमंत्री जी को इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। हम तो कहते हैं, आप आए थे पहली बार जब 13 तारीख को बनारस, तो आप उनसे मिले, वो तो दोषी हैं, उनके ऊपर आरोप है, मैंने ही आरोप लगाए, कोई बात नहीं, लेकिन जी मिले होंगे तो कुछ तो वजह होगी, उनसे मिले होंगे तो। हमारे आंदोलन की वजह से ही उनसे सच जानने के लिए मिले थे, लेकिन अपराधी खुद अपना अपराध थोड़ी बताएंगे कि मैं अपराध क्या कर रहा हूँ। आपको मुझसे मिलना चाहिए जहाँ मैं सबूत देता आपको कि ये देखिए, ये सबूत है उनके भ्रष्टाचार का, उनके अपराध का, कि किस तरह से यहाँ अपराध और संगठित अपराध चल रहा है। अपराध नहीं है, एक संगठित अपराध चल रहा है और आपको वो बदनाम कर रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आप उनको बचा रहे हैं और आपका नाम लेकर वो अपराध कर रहे हैं। पेशेंट है ना? जी मेरे कहाँ से आए आप लोग? हाँ, वाराणसी से हैं। सारे वाराणसी से हैं जी। एक मिनट रुकिए ना जी। कहाँ से आए भाई आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो? बिहार में किस जिले से? लखीसराय जिला। लखीसराय। भाई किस जिले से? सर जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हो, ठीक है सर। एक मिनट, चाचा आप कहाँ से आए हो? बलिया। भाई आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। भाई आप कहाँ से? बलिया से। बलिया से। चाचा आप कहाँ से आए? चंदौली। हाँ? चंदौली। आप कहाँ से? चंदौली। अम्मा? हम आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। बाकी और कौन है? हाँ, सोनभद्र से। बिहार से। बिहार में किस जिले से? आप बिहार किस जिले से? रोहतास। और पीछे भी आप इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, गाजीपुर। आप तो ये जितने पेशेंट हैं, ये इन सब की जिम्मेदारी इसी BHU पे है और इनका भरोसा देखिए कि ये डॉक्टर साहब के पास बिहार से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, आप समझिए कि पूरा पूर्वांचल और तकरीबन बिहार, कितनी बड़ी आबादी के लिए ये हॉस्पिटल और यहाँ का प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था, उनका ठीक रहना जरूरी है। ये आबादी इन्हीं पर डिपेंड करती है। 18वां दिन है अनशन का। पीछे आप देखिए बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, चिकित्सा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार।
नीचे लिखा है डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में आगे आओ, वी डिमांड राइट टू हेल्थ। हम सब डॉक्टर ओम शंकर की मांगों के साथ हैं। हर गरीब मरीज को अस्पताल में बेड दो, स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ दो। जो सबसे ज़रूरी चीज़ लिखी है यहाँ पढ़िए, आमरण अनशन 18वां दिन, कमरा नंबर 19, ये BHU है, फिर बता रहा हूँ। कोई जूस साफ पी न सके, किसी का जिस्म गार कर, इसलिए हम लड़ रहे हैं अपनी सेहत मार कर। और डॉक्टर साहब की सेहत सच में अब ठीक नहीं है। आज 18वां दिन है और इनको लेटा देखकर आप महसूस कर सकते हैं हमारे कैमरे पर, और मैं जो देख रहा हूँ अपनी आंखों से, इनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। ये मोदी जी की संसदीय सीट है, एक देश की ज़रूरी संसदीय सीट है, साथ में BHU है जो लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हालात बता रहे हैं कि इस देश के लोग, जो सत्ता में जो बैठे हुए नेता हैं, वो कितने सीरियस हैं हमारे लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। प्राइवेट अस्पतालों में अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी माताजी इलाज करा रही थी मेदांता अस्पताल में। वहाँ का 2 दिन का खर्चा देखकर वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग आए। सोचिए उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की हालत थी। यहाँ ये आम लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। हम आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं, आपको क्या करना है, मैं आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड करिए, ये जूम करो और दिखाओ। इस पे लिखा है, ट्विटर पर ट्रेंड करना है। क्या ट्रेंड करना है? हंगर स्ट्राइक डॉक्टर ओम शंकर BHU, ठीक है। और ये समय जब का भी लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देश के लोगों के हित की बात है, इस देश के स्वास्थ्य की बात है, लोगों के नहीं, देश के स्वास्थ्य की। क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा तो देश का भी स्वास्थ्य खराब ही हो जाएगा। धन्यवाद।